Hello guys, welcome back to a new video. Friends, today we will learn about a new topic, virtualization. तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था डेटा सेंटर के बारे में और आज हम लोग जानेंगे वर्चुअलाइजेशन के बारे में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे भी इसी तरह के टेक वीडियोज मिलते रहें। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वर्चुअलाइजेशन एक्चुअली होता क्या है। तो मान लो आपके पास कोई कंप्यूटर है, अब उसमें लैपटॉप या डेस्कटॉप कुछ भी हो सकता है। जब भी आप उसको परचेज करते हो तो उसके साथ एक पैकेज के तौर पे आपको कुछ हार्डवेयर कंपोनेंट्स मिलते हैं। ठीक है, अब वो हार्डवेयर कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, उसमें सीपीयू होगा, रैम होगा, स्टोरेज होगा, नेटवर्क कार्ड होगा और भी कई सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स आपको पैकेज के तौर पे ही मिलते हैं जब भी आप कोई एक कंप्यूटर परचेज करते हो। ठीक है, अब वही फिजिकल डिवाइस से किसी टेक्नोलॉजी को यूज करके हम लोग डिफरेंट अगर वर्चुअल मशीन बनाते हैं तो इसी टेक्नोलॉजी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअलाइजेशन। जैसे ये एक फिजिकल मशीन है और इसको यूज करके हमने ये सारे वर्चुअल मशीन बनाए हैं। 1 2 3 4 वर्चुअल मशीन यहाँ आपको समझाने के लिए मैंने बनाया है। नंबर में ये ज़्यादा और कम हो सकते हैं, आपके रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन है ये बनता कैसे है। तो दोस्तों, ये बनता है एक सॉफ्टवेयर की हेल्प से और वो सॉफ्टवेयर क्या है, हाइपरवाइजर। ठीक है, जितनी भी क्लाउड प्रोवाइडर कंपनियां हैं वो अपने एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रखी हैं हाइपरवाइजर, जिसके थ्रू ये वर्चुअलाइजेशन होता है। ठीक है, कुछ कंपनीज के नाम मैं आपको बता दूं, जैसे कि VMware ने अपना एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रखा है, हाइपरवाइजर है उसका ESXi। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट का है Hyper-V। इसी तरह थिन क्लाइंट का है जेन सर्वर। तो इसी तरह से सभी कंपनियों ने अपना एक एक हाइपरवाइजर डेवलप कर रखा है। उसी सॉफ्टवेयर के थ्रू यहाँ पे वर्चुअल मशीन बनता है। तो चलिए आते हैं इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं हम लोग। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया एक फिजिकल डिवाइस है। ठीक है, इसके अंदर जो भी रिसोर्सेस हैं, CPU, रैम, स्टोरेज, नेटवर्क कार्ड, तो ये हो गया सबसे फर्स्ट लेयर में आपका फिजिकल मशीन हो गया। अब ये फिजिकल मशीन को रन करने के लिए किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप में एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। वो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज हो सकता है, लिनक्स हो सकता है, उबंटू हो सकता है, कोई भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं और इस ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या बोलते हैं, होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सेकेंड लेयर में हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो गया। अब थर्ड लेयर में क्या होगा कि हाइपरवाइजर जो मैंने आपको बताया था वो हाइपरवाइजर यहाँ पे इंस्टॉल होता है, जो कि एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, यहाँ हाइपरवाइजर इंस्टॉल करेंगे और यही हाइपरवाइजर ये फिजिकल मशीन के रिसोर्सेज को यूज करते हुए आपके वर्चुअल मशीन्स को बनाएगा और साथ में इसको मैनेज भी करेगा। अब मैनेज करेगा इन द सेंस इसमें कितना रिसोर्सेस यूज होगा, इस फिजिकल मशीन का CPU, रैम, स्टोरेज कितना यूज होगा, यही हाइपरवाइजर ही डिसाइड करता है। ठीक है, तो अब वर्चुअल मशीन पे आते हैं। वर्चुअल मशीन के अंदर क्या क्या होता है, इसको भी रन करने के लिए हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे उसको हम लोग गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं और ये आपके होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से अलग भी हो सकते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज इसका यही है टेक्नोलॉजी का, वर्चुअलाइजेशन का, कि आपका होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम मान लो विंडोज है तो यहाँ आप किसी एक वर्चुअल मशीन पे लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज कर सकते हो, दूसरे वर्चुअल मशीन पे आप चाहो तो विंडोज भी यूज कर सकते हो, तीसरे मशीन पे आपका अगर इच्छा हो या फिर रिक्वायरमेंट हो उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करने का तो आप वो भी यहाँ पे इंस्टॉल करके रन कर सकते हो। और सारे वर्चुअल मशीन जो है
सेपरेटली इंडिपेंडेंटली वर्क करेंगे, ठीक है, एक दूसरे से उन पे कोई डिपेंडेंसी नहीं होगी। मीन्स अगर किसी एक वर्चुअल मशीन में कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है, अगर वो क्रैश भी हो जाता है, तो आपका दूसरा वर्चुअल मशीन पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा और वो कंटिन्यूसली रन होते रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद क्या होगा वर्चुअल मशीन के अंदर, लाइब्रेरीज होंगे डिफरेंट टाइप के, उसके अंदर एप्लीकेशन जो रन कराएंगे हम लोग वो होंगे। तो ये सारे कंपोनेंट्स वर्चुअल मशीन के अंदर होते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे ये वर्क करता है वर्चुअलाइजेशन। मान लो कि कोई अपार्टमेंट है, ठीक है, एक हम लोग यहाँ पे एक इमेज बनाते हैं, डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये एक अपार्टमेंट है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर होते हैं, है ना, हर एक फ्लोर पे डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज रहती हैं, ठीक है। तो ये अपार्टमेंट है, इसके और भी रिसोर्सेस हैं जैसे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, जितने सारे भी रिसोर्सेस हैं, ये 4 फैमिलीज इस पे रहती हैं, तो चारों इसका यूज कर रही हैं, ठीक है। लेकिन इसको मैनेज कौन करेगा, एक मैनेजर भी तो होना चाहिए। तो मान लो यहाँ पे एक मैनेजर है अपार्टमेंट में, जो कि ये मैनेज करता है किस फ्लैट पे क्या प्रॉब्लम है, किस फ्लैट पे क्या रिसोर्सेज की कमी है, किसको कितना रिक्वायरमेंट है, वो क्या करता है, ये मैनेजर जो है वो इसको मैनेज करता है, और जहाँ जो रिक्वायरमेंट होता है उसको ये डिस्ट्रीब्यूट करवाता है ना। तो इसी तरह यहाँ पे ये मैनेजर का काम हाइपरवाइजर करता है, ठीक है, ये आपका मैनेजर हो गया। ये फिजिकल मशीन का रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हुए डिफरेंट डिफरेंट वर्चुअल मशीन बनाएगा, और किस वर्चुअल मशीन को कितना रिसोर्सेज चाहिए होगा यही हाइपरवाइजर ही डिसाइड करेगा, और उस अकॉर्डिंग वर्चुअल मशीन को रन करने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। अब चलते हैं और जानते हैं इसका बेनिफिट्स क्या है। तो फर्स्ट बेनिफिट्स तो ऑब्वियसली कॉस्ट इफिशिएंट है। ये टेक्नोलॉजी ही इसीलिए बनी थी कि ये कॉस्ट इफिशिएंसी इसके थ्रू हम लोग अचीव कर पाएँ, क्योंकि जब वर्चुअलाइजेशन नहीं था उससे पहले मान लो कोई कंपनी मीन्स ऑर्गेनाइजेशन अपना, ठीक है, सर्वर खरीद लिया, अब इसके अंदर जो रिसोर्सेस हैं वो साथ में इसको मिले हैं सर्वर के खरीदने पे, लेकिन यहाँ पे एक कोई एप्लीकेशन यहाँ पे रन अगर हो रहा है, ठीक है, कोई एप्लीकेशन इस सर्वर पे रन हो रहा है, तो दिक्कत ये आती थी कि अब इस पे कुछ दूसरा नहीं हो पाता था। अगर कोई दूसरा चीज़ हमको दूसरा एप्लीकेशन रन करवाना हो तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती थी कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता था और आपको एक परचेज करना होता था, ठीक है, जिसमें कॉस्ट ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा हो गया। तो इसी कॉस्ट को मैनेज करने के लिए ये टेक्निक आया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअलाइजेशन, ठीक है। इसमें आपको अलग अलग सर्वर परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही फिजिकल मशीन से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला बेनिफिट तो ये हो गया, कॉस्ट एफिशिएंट हो गया। अब दूसरा बेनिफिट इसका क्या है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन। तो पहले जैसे ये मैंने बताया था वर्चुअलाइजेशन टेक्निक से पहले इसके जो रिसोर्सेस हैं वो कंप्लीट यूटिलाइज नहीं हो पाते थे। मान लो इस पे एक एप्लीकेशन रन हो रहा है तो बाकी जो इसके सीपीयू हैं या रैम है या फिर स्टोरेज है वो एक एप्लीकेशन में तो कंज्यूम नहीं हो पाएगा ना, तो काफ़ी सारे जो रिसोर्सेस हैं वो वेस्ट हो जाते थे। लेकिन जब वर्चुअलाइजेशन टेक्निक आया उसके थ्रू हम लोग ये हाइपरवाइजर मैनेज करता है इस फिजिकल मशीन को, रिसोर्सेज को, और जितना रिक्वायरमेंट होता है उतने वर्चुअल मशीन बना देता है इसके रिसोर्सेज को यूज करते हुए, जिससे कि ऑब्वियस सी बात है कि रिसोर्स यूटिलाइजेशन हम लोगों का बेटर हो गया, ठीक है। अब तीसरा बेनिफिट में चलते हैं, स्केलेबिलिटी। इसका क्या मतलब हुआ, इस वर्चुअल मशीन को रन करने के लिए अभी कुछ सीपीयू और रैम की ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन अभी अचानक से कुछ ऐसा हो गया, सर्वर पे स्पाइक बढ़ गया जिससे हमें ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, ये हाइपरवाइजर इस चीज़ को मैनेज करते हुए इसके रिसोर्सेज को यूज करते हुए इसको और ज़्यादा रिसोर्स दे सकता है, या फिर स्केल अप कर सकता है या स्केल डाउन भी कर सकता है, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग स्केल अप और स्केल डाउन
कर सकता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलेबिलिटी। तो ये भी एक बेनिफिट हो गया। अब टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट्स में भी इसका यूज होता है कि टेस्ट इन्वायरमेंट में हमारे जो डेवलपर होते हैं उनको अपना कोड टेस्ट करना होता है, ठीक है। कोड जब वो लिख लेते हैं उसके बाद उनको टेस्ट करना होता है। तो हम लोग इस वर्चुअलाइजेशन मेथड के थ्रू उनको एक मशीन प्रोवाइड करवाते हैं, टेस्टिंग इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं और फिर वो अपना टेस्ट कर पाते हैं, जिसमें रिस्क बहुत कम होता है कि मान लो कि अगर वर्चुअल मशीन क्रैश भी हो जाता है तो हमें इकोनॉमिकल लॉस नहीं होता है, मीन्स फाइनेंशियल लॉस यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे अगर ये क्रैश हो जाता है तो हमें फाइनेंशियल लॉस यहाँ पे बिल्कुल हो जाता था पहले, जो कि अब नहीं होता है, ये मैनेज हो जाता है, ठीक है। क्योंकि वर्चुअल मशीन अगर क्रैश भी हो गया तो हम लोग इसको रिकवर कर सकते हैं। डिजास्टर रिकवरी एंड बैकअप्स, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया कि अगर क्रैश हो गया तो इसको रिकवर कर लेंगे हम लोग, इसका स्नैपशॉट लेके रखते हैं, स्नैपशॉट से हम लोग इसका बैकअप और रिकवरी कर सकते हैं वर्चुअल मशीन का, जो कि इसमें मुश्किल था, ठीक है। ये फिजिकल मशीन में ये प्रॉब्लम थी, लेकिन वर्चुअल मशीन के टेक्नोलॉजी में ये एक बेनिफिट है कि हम लोग इसका रिकवरी एंड बैकअप्स आसानी से कर सकते हैं और ज़्यादा हमें फाइनेंशियल बर्डन भी इसमें नहीं पड़ेगा, बट इसमें हमें ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस होता था। तो फ्रेंड्स, आज हमने जाना वर्चुअलाइजेशन के बारे में। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग जानेंगे हाइपरवाइजर के बारे में, डिटेल में जानेंगे, इसका फंक्शनैलिटी जो है उसके बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू लेटर।